यस। लास्ट क्लास से हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि कब कोई एसएससी रेसिडेंट होगा और कब कोई एसएससी नॉन रेसिडेंट होगा। इन बात को हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ बेसिक कंडीशंस है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर। 61A 182 डेज वाली बात बोलती थी और 61C जो है वो 60 प्लस 365 वाली बात बोलती थी। वहाँ पर हमने देख लिया था कि इन दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट कर दो, यू विल बिकम रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते थे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर दो एडिशनल कंडीशन थी। अगर आप उन दोनों को पूरा कर रहे हैं तो यू विल बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। क्या एडिशनल कंडीशन थी कि प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में से किन्हीं दो प्रीवियस ईयर में आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट। एंड सेकंड कंडीशन थी कि प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में आपका स्टे जो है एटलीस्ट 730 डेज और मोर होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ ली थी। अब अपन इससे आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस पर अपन बात कर रहे हैं, उनको देखते हैं। पहले अपन इनको समझ लेते हैं, देन अपन इनको नोट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 61C। एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 61C से हमारा क्या मतलब है, मतलब जो भी अपन यहाँ पर कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं वहां पर होगा क्या कि ओनली 61A ही लग सकती है। मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट निकालने के लिए वैसे तो दो क्वेश्चंस होते हैं, दो बेसिक कंडीशन है, या तो 182 पूरा कर दो या 60 प्लस 365 पूरा कर दो। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आप ये दोनों सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हैं, वो है फर्स्ट वाला। मतलब कुछ ऐसे केसेस है जहां पर 61C नहीं लगती है, मतलब 60 प्लस 365 की कंडीशन नहीं लगती है, बल्कि सिर्फ एक ही कंडीशन लगती है, और वो एक कंडीशन क्या है, 182 डेज वाली। तो वो अपन देखने जा रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है कोई पर्सन जो है वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, लिविंग इंडिया, या तो वो परमानेंटली जा रहा है या फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है। क्या करने, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कहाँ जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, तो ऐसे लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते टाइम उनसे एक ही सवाल पूछा जा सकता है। वो सवाल क्या है, क्या प्रीवियस ईयर में आपका स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में था क्या। अगर हाँ तो रेसिडेंट हो जाएगा, ना तो नॉन रेसिडेंट। मतलब इनसे दूसरी वाली बेसिक कंडीशन नहीं पूछी जा सकती। दूसरी वाली बेसिक कंडीशन क्या थी, 60 प्लस 365 वाली, वो इनसे नहीं पूछी जाएगी। किनसे, जो इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं, किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। ठीक है, तो उनसे दूसरी वाली कंडीशन नहीं पूछी जाएगी। सेकंड कंडीशन, अगर कोई पर्सन, पर्सन से मतलब हमारा यहाँ पर इंडिविजुअल है, इंडिया छोड़ करके जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, एज ए क्रू मेंबर जा रहा है। एज ए क्रू मेंबर जा रहा है, किसका, इंडियन शिप का। और इवन फॉरेन भी कवर है ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट। देखिए होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ करके जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो किसी जहाज में, वेसल में, शिप में क्या है, क्रू मेंबर है, मतलब मैनेजमेंट वगैरह देखने का काम है। और वो शिप मान लीजिए इंडिया के मुंबई से चल करके यूएस जा रही है। अब वो शिप इंडिया से चल के यूएस जाएगी, आप उसके अंदर क्या हो, क्रू मेंबर हो।
और ये जो शिप्स होती है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लग जाते हैं एक एक शिप को जाके आने में। तो अगर आप उसके एज ए क्रू मेंबर जा रहे हो तो फिर आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, दैट इज 182 डेज और मोर वाला, उसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि दो कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ ली। अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया छोड़ करके जाता है तो भी उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जा रहा है तो भी उससे एक ही सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा सर, फॉरेन शिप कवर्ड नहीं है क्या? वैसे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर फॉरेन शिप में जा रहा है तो वो फर्स्ट पॉइंट के इक्वल ही हो गया कि लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, क्योंकि फॉरेन शिप तो बाहर ही जाएगी, बाहर ही रहेगी वो तो इसीलिए हम फॉरेन शिप को भी यहाँ कवर्ड मान सकते हैं, क्योंकि फॉरेन शिप में जब जा रहा है तो वो फर्स्ट पॉइंट में कवर्ड है एक तरीके से, कि वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट बोले गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोला गया है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं, विजिटिंग। अब यहां पर आप देखेंगे तो ऊपर के 2 पॉइंट में असेसी आ रहा था, जा रहा था इंडिया से, और इस पॉइंट में क्या है, आ रहा है, कमिंग टू इंडिया। कौन आ रहा है? ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आ रहा है। इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है? विजिटिंग। विजिटिंग मतलब घूमने फिरने, रिश्तेदारों से मिलने, इन पर्पसेस के लिए आ रहा है। अब अपन समझते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। इसके लिए अपन को थोड़ा पास्ट जानना पड़ेगा। जब अपन वो जान लेंगे तभी जो है अपन समझ पाएंगे इसको। तो पास्ट का थोड़ा सा देखते हैं कि पास्ट में आखिर सर क्या हुआ करता था। अगर अपन इंडिया को बिफोर इंडिपेंडेंस देखें तो कैसा था, वो देखते हैं अपन। इसी का साइन है क्या गूगल का? अच्छा, फिर तो रहने दो। अगर आप इंडिया को बिफोर इंडिपेंडेंस अगर देखते हैं तो देखो, ये आज के टाइम पर ये वाला हमारा जो नक्शा है, फिलहाल के लिए ये जो है इंडिया में आता है। ठीक है, इधर से भी आप देखेंगे तो ये वाला, ये हिस्सा जो है वो इंडिया में आता है अभी के लिए। बट बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था? ये वाला जो हिस्सा है ये भी भारत में था, और ये वाला जो हिस्सा है जो आज के टाइम पर बांग्लादेश है, ये भी किस में था? इंडिया में ही था। देखो हुआ क्या है हिस्ट्री में, अगर अपन जाए तो हिस्ट्री के अंदर क्या था, पहले जब अंग्रेज गए थे तो उन्होंने इस वाले हिस्से को पाकिस्तान बनाया था और इस वाले हिस्से को भी पाकिस्तान बनाया था। मतलब इंडिया के इधर की साइड भी पाकिस्तान हुआ करता था और इधर की साइड भी पाकिस्तान हुआ करता था। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो डेफिनेशन है वो क्या बताई गई है? इट मींस दैट पर्सन
whose birth, whose parents' birth and whose grandparents' birth was in undivided India. मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का जन्म या खुद के पेरेंट्स का जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो आज के समय पर देखे तो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे। हुआ क्या कि ये वाला भी पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन होता क्या था कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग छोड़ करके यहाँ इधर आ जाते थे अंदर, हमारे देश के अंदर, बंगाल के अंदर जिस मेनली आ जाते थे। तो जो बंगाल में मेनली बांग्ला भाषा बोली जाती है, जो कि बांग्लादेश की भी लैंग्वेज है। तो यहाँ से लोग धीरे धीरे छोड़ करके यहाँ आ जाते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों को काफ़ी परेशान करती थी, दुखी थे, जो भी थे, वॉटेवर। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जब लोग यहाँ आ रहे थे तो पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ मत आने दो, ठीक है, ये हमारा देश का मैटर है, हम देख लेंगे। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी जो है प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो फिर ये जो है मैटर धीरे धीरे बढ़ा और जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर 1971 का जो वॉर था इंडिया पाकिस्तान का, वो इसी समय हुआ था। तो इंडिया के ऊपर जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब जो है ये युद्ध चला, युद्ध चलने के बाद में इंडिया ने इस एरिया के अंदर जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया, ठीक है, बहुत सारी हजारों के नंबर्स के अंदर जो है उनको बंदी बना लिया। और एक कंडीशन रखी जो यहाँ के लोग भी चाहते थे कि बोला इनको हम तभी छोड़ेंगे जब तुम इस एरिया को एक अलग देश बना दो। तो फाइनली जब ये कुछ हुआ तो उस टाइम पर ये डील हुई कि इस एरिया को एक अलग देश बनाया जाएगा, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी आज के टाइम पर ढाका है, ठीक है। तो ये एक अलग देश बन गया। ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था 1971 तक। उसके बाद में ये अलग होकर के जो है बांग्लादेश बना। पाकिस्तान का ही ये पहले पार्ट था जिसको इंडिया ने एक अलग देश बनवा दिया, जो यहाँ के लोग भी चाहते थे। तो अब ये पाकिस्तान यही रह गया है, एक इधर है, ये इंडिया है ही, और एक ये इधर बांग्लादेश है। अगर किसी का खुद का जन्म या पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म यहाँ पर या यहाँ पर हुआ हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते क्या है? जो अभी तो कहाँ रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं जनरली वो, ठीक है, लेकिन अब वो इंडिया में अगर आते हैं तो उनको क्या माना जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कब माना जाएगा? जब उनका खुद का बर्थ या उनके पेरेंट्स का बर्थ या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ कहाँ पर हुआ हो? अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। तो कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में आता है, क्यों आता है भाई? विजिटिंग पर्पज के लिए आता है। विजिटिंग पर्पज के लिए आता है तो हम उससे एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज 182 डेज और मोर वाला। 60 प्लस 365 का नहीं पूछा जा सकता। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। लास्ट ईयर यहां पर एक अमेंडमेंट भी हुआ। क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, ये वाली बात तो है ही है, और इसके साथ में एक और बात आ गई। बोला अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है और उसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्सेज वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो बोला कि हम इससे एक और सवाल पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो क्वेश्चन क्या है? इनको क्या किया गया, एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन क्या पूछा ही जा सकता है। जनरली तो क्या है कि हम 182 डेज वाला ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया और बोला अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर आ रहा है, और एक और कंडीशन डाली गई, कौन सी वाली? इनकम वाली। इनकम के लिए क्या बोला गया कि उसकी इनकम कितने से ज्यादा हो? 15। कौन सी इनकम? इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज। सिंपल शब्दों में बोले तो इंडियन इनकम। अदर देन फॉरेन सोर्सेज मतलब क्या? मैंने बोला फॉरेन को छोड़ के इनकम देखेंगे, फॉरेन को छोड़ के मतलब इंडियन इनकम। वो कितने से ज्यादा हो? 15 लाख रुपए से ज्यादा हो। सिंपल शब्दों में बोले, ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में आ रहे हैं, विजिटिंग के लिए आ रहे हैं, और उनकी इनकम कितने से ज्यादा है? 15 लाख। कौन सी वाली इनकम? उनके देश की नहीं, फॉरेन वाली नहीं, कौन सी वाली? इंडियन इनकम।
कि वो भारत से भी कमा लेते हैं भाई। कई लोग क्या होता था, देखो ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, कई लोग बाहर से बोल के आते थे कि हम विजिटिंग पर्पज के लिए इंडिया में जा रहे हैं, लेकिन वो आकर के यहाँ पर क्या कर लेते थे, बिजनेस कर लेते थे, और वो रेसिडेंट बनते नहीं थे। एक्चुअल में जो रेसिडेंट लोग हैं उनको ज़्यादा इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, और जो रेसिडेंट नहीं बनता उनको कम इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो लोग ऐसा कर लेते थे, तो ये प्रोविजन को बदल दिया। बोला अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी वाली इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम मतलब इंडियन इनकम, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो हम इससे एक और सवाल पूछ सकते हैं। वो कौन सा सवाल है? बोला 120 प्लस 365 वाला। बोला जो 60 प्लस 365 वाला क्वेश्चन होता है ना, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, बस 60 की जगह हम कितना लिख रहे हैं, 120, दैट्स इट, बाकी बात खत्म। अच्छा, तो अब इसको इंटरप्रेट करें, इसको समझे तो इसका मतलब क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में आ रहा है फॉर विजिटिंग पर्पस, एंड उसकी इनकम 20 लाख रुपए है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 20 लाख रुपीज इनकम है, इंडिया में आ रहा है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? एक या दो? 182 डेज वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं? वो तो सभी से पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड द अनदर क्वेश्चन इज, क्या उससे 120 प्लस 365 वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, और हम कौन सी इनकम मान रहे हैं, वो अदर देन फॉरेन सोर्सेज। अच्छा, अब कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है और उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 10 लाख रुपए ही है, ठीक है। अब वो इंडिया में आ रहा है, बताओ उससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं? एक ही, कौन सा वाला? 182 डेज वाला। मतलब ये वाला जो सवाल है, कौन सा वाला, ये 120 प्लस 365 वाला, ये ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से पूछा जाएगा जो लोग क्या है, जिनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है। अगर किसी की इनकम 15 से कम है तो एक ही सवाल पूछेंगे, 182। 15 से ज्यादा है तो या तो 182 पूरा कर दे, या फिर वो 120 प्लस 365 पूरा कर दे, दोनों में से कोई सा भी पूरा कर सकता है। बताइए बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछा जा सकता है। इतना नोट करिए, फिर मैं इसमें और नोट करवाऊंगा, क्योंकि अमेंडमेंट इसमें एडेड नहीं है, तो अमेंडमेंट को भी हम जो है ऐड करेंगे। यस, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब अपन अमेंडमेंट को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या नई चीज ऐड ऑन हुई है जो कि यहाँ पर नहीं है। लिखिए, इफ एनी पर्सन ऑफ इंडियन origin coming to India and his income other than foreign sources exceeds rupees 15 lakh, then another question may be asked to such person for becoming, यहाँ पर ध्यान रखना, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब सर रेसिडेंट बनने के बाद तो अपन ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी निकालते हैं ना, लेकिन यहां पर इस केस में नहीं निकलेगा। मतलब यहां पर क्या होगा कि अगर किसी से हम 120 प्लस 365 वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर वो उसमें हाँ कर देता है तो वो डायरेक्ट ही नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, उसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी पूछना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है। दैट इज 120 days or more in previous year and 365 days in preceding 4 previous year। इसमें एक चीज ध्यान रखना, और डायरेक्ट ही क्या बनेगा, अदर देन फॉरेन सोर्सेज का मतलब यही है कि इंडियन इनकम, क्योंकि फॉरेन के अलावा क्या हो गया, इंडिया ही तो हो गया फिर। डायरेक्ट नॉट ऑर्डिनरी बनेगा ये। इसमें ये ध्यान रखें कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आगे हमको और भी निकालना है, रेजिडेंट बन गया तो ऑर्डिनरी हो नॉट ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं निकालना है। तो इसमें ध्यान रखना आप कि ये डायरेक्ट यही बनेगा। तो ये अपनी कंडीशंस पूरी हो गई, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। एक और सेक्शन देख लेते हैं जो कि न्यू ही ऐड ऑन हुआ है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, डीम्ड रेसिडेंट। इसमें क्या है सर, देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक नया कंसेप्ट बनाया गया है। इसमें बोला कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कंडीशन जो हम बता रहे हैं वो पूरी कर रहा है
तो हम उसको डायरेक्टली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। मतलब कुछ कंडीशन पूरी कर लो जो हम बता रहे हैं इस सेक्शन में, अगर कोई व्यक्ति, तो अगर वो कंडीशन पूरी कर लेता है तो वो रेसिडेंट, और उसमें भी कौन सा बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी। मतलब इसमें भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं निकालना होगा। वो कंडीशंस क्या क्या है? अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और वो कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, 6(1) ए भी नहीं कर रहा और 6(1) सी भी नहीं कर रहा, और वो किसी और देश में रेसिडेंट बनता भी नहीं है ड्यू टू एनी अदर रीजन, किसी और देश में रेसिडेंट ही नहीं बन रहा हो, तो इंडिया वाले बोलते हैं हम क्या करेंगे, फिर उसको इंडिया में रेसिडेंट मानेंगे। और रेसिडेंट में भी कौन सा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लिखिए इस बात को, नोट करिए क्या बोलते हैं, फिर अपन वापस से डिस्कस करते हैं। एन इंडिविजुअल शैल बी, an individual shall be deemed to be resident बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, इसमें कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कुछ भी नहीं है, ऐसा नॉर्मल आम आदमी के लिए। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट if following conditions are fulfilled, if following conditions are fulfilled। हमने एक चीज पढ़ी थी कि सिटीजनशिप कभी भी रेसिडेंशियल स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती, ये उसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, ही इज इंडियन सिटीजन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, या इंडियन सिटीजन लिख सकते हैं, वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन सिटीजन। सेकंड कंडीशन, his total income, his total income other than foreign sources, his total income other than foreign sources exceeds rupees 15 lakh, exceeds rupees 15 lakh during previous year, his total income other than income from foreign sources exceeds rupees 15 lakh. Third condition, he is not satisfying basic conditions he is not satisfying basic conditions given under section 6 subsection 1, he is not satisfying basic condition given under section 6 subsection 1. Fourth and last condition, he is not liable to tax, he is not liable to tax in any other country, he is not liable to tax in any other country or territory, he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his, by reason of his domicile, DOMICILE, domicile or residence, by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature, or any other criteria of similar nature. देखिए यहाँ पर 4 कंडीशंस बताई गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों को पूरा कर रहा है, कोई एक नहीं, चारों कंडीशंस को अगर पूरा कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, डायरेक्ट, उसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं निकालना। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन बोली गई है कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडियन इनकम कितने से ज्यादा हो रही हो, 15 लाख से ज्यादा हो रही हो। थर्ड कंडीशन क्या है कि वो कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी कर ही नहीं रहा हो, और चौथी बात, वो किसी और देश में रेसिडेंट बनता ही नहीं है, किसी भी कारणवश वो दूसरे देशों में कहीं भी रेसिडेंट नहीं बनता है। अगर ये चारों बातें पूरी हो रही है
तो उस व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। मतलब उससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस ये कंडीशन अगर वो पूरी कर दी चारों की चारों, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और उसमें कौन सा वाला? नॉट ऑर्डिनरी। मतलब इस व्यक्ति के ऊपर अपन को एडिशनल कंडीशन नहीं लगानी है। ये बस 4 कंडीशन थियोरेटिकली पूरी करनी होती है। टेरिटरी, डोमिसाइल और कंट्री मतलब कहीं और पर वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है, कहीं और पर उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है, यहीं पर वो जो है आता है, इनकम कमाता है, ऐसे रहता है। तो इसीलिए उन व्यक्ति के लिए मतलब वो और कहीं पर भी रेसिडेंट नहीं बनता है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी हो रही है तो उस व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा? उस व्यक्ति को डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई गई? फर्स्ट कंडीशन बोली गई सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोली गई? कि उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से अबाव होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बोली गई? कि वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करना चाहिए, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई। फोर्थ कंडीशन क्या बोली गई? कि वो उसके डोमिसाइल टेरिटरी मतलब कहीं और पर रेसिडेंट नहीं बन रहा हो, किसी और देश का रेसिडेंट वो नहीं बनना चाहिए। अगर ये चारों बातें पूरी हो रही है तो उस व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट। और उसमें कौन सा वाला? रेसिडेंट में भी कौन सा? नॉट ऑर्डिनरी। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ये जनरली टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए ही तो करा है। कई लोग जानबूझ के 182 पूरे होने वाले होते थे चले जाते थे, ले अब नहीं आएंगे थोड़े दिन तक, तो इसलिए घुमा फिरा के ऐसा कर दिया। बोला तुम वो नहीं सही इधर फंस जाओगे। कि कोई कई इंडियन सिटीजन बाहर काम करते हैं, ठीक है बाहर का बता रखा है, लेकिन इंडिया में आते हैं, यहाँ पे भी कमाते हैं देखो, और टैक्स नहीं देते हैं। तो इसलिए ऐसे रूल बना दिए कि इनको भी देखो कहीं ना कहीं से पकड़ो। तो इसलिए ऐसे रूल बना दिया है इसका। चलिए, तो यहाँ पर अपना इंडिविजुअल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप बुक के 1 2 3 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन उसको देखने वाले हैं। और फिर जो ये एच वगैरह वो तो नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा, 15 20 मिनट 25 मिनट के टॉपिक है सारे मिला। चलिए आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन अपना टॉपिक खत्म कर देंगे।